हाउ डिड रेमंड कैटेल व्यू द पर्सन? रेमंड कैटेल ने किस तरह एक पर्सन को डिफाइन किया, पर्सन के हवाले से उनका क्या पर्सपेक्टिव था। अब हम इस हवाले से कुछ पढ़ते हैं। एक इन्होंने अप्रोच यूज की, अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द पर्सन। एक इंसान को समझने के लिए जो इनकी अप्रोच थी वो थी इंडक्टिव हाइपोथेटिको डिडक्टिव स्पाइरल। ये क्या होता है? कैटेल ऑपरेट्स अलोंग the inductive hypothetico-deductive spiral. The detecting of irregularities in observational data leads to a hypothesis from which experimental consequences are deduced to further data from which new regularities are induced and so on in an ever-expanding spiral. अब जो कैटल है वो ये कहते हैं कि आप जो है वो सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं। उस डाटा, आपके पास जो डाटा आता है, जो आपने एक अज्यूम किया होता है, आपके पास डाटा आया, उस डाटा को आप फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद आप डिफरेंट टेक्निक्स को, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करते हुए उस डाटा को टेस्ट करते हैं ताकि जो अजम्पशन है उसको प्रूव किया जा सके। उसके बेसिस पर आपके पास फैक्ट्स आते हैं, आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। उन फैक्ट्स को लेकर आप फर्दर चीजों को रीजन आउट करते हैं, मजीद हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, इसी तरह फिर आप उनकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो एक साइक्लिंग होती रहती है कि आपके पास डाटा आया, फिर आपने उसको टेस्ट किया, फिर आपने कोई हाइपोथेसिस जनरेट किया, फिर उसकी टेस्टिंग की। तो ये एक जो है भी प्रोसेस चलता रहता है और इसके तहत जो है वो आप एक इंसान को अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर दो तरह की चीजें हैं, एक इंडक्टिव अप्रोच आ जाती है और एक डिडक्टिव अप्रोच आ जाती है। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, ये इसमें आप इनिशियल स्टेज पर हाइपोथेसिस को उस तरह जनरेट नहीं करते हैं, उनको हाइपोथेसिस को फ्रेम नहीं करते हैं। आपके सामने कोई भी ऑब्जर्वेशन है, कोई एक स्टेटमेंट है, कोई एक सिचुएशन है, आपके सामने उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और आप कोई थ्योरी या कोई उसको प्रपोज करते हैं। अब आप उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं और उसी को जहन में रखकर आप आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, आपके पास डाटा आता है। तो वहां पर जो रीजनिंग इन्वॉल्व है वो इंडक्टिव रीजनिंग है कि जैसे बात से बात निकलती है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक हाइपोथेसिस नहीं है कि आपने सिर्फ उसी को टेस्ट किया और उसी की बेस पर कंक्लूजन लिया। यहाँ पर आपके पास जो डाटा आ रहा है उससे आप उससे समझ रहे हैं, आप रीजन आउट कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो डाटा आ रहा है और बात से बात निकलते निकलते आपके पास अच्छे खासा जो डाटा है और इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो भी फैक्ट्स ही कहलाते हैं, उनको भी आप फैक्ट्स ही कह सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो डिडक्टिव अप्रोच होती है उसमें आपके पास जो अगर आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन है और कोई भी आपने सिचुएशन देखी है तो उस हवाले से आपने एक हाइपोथेसिस फ्रेम किया, एक किया, दो किए या तीन किए, जो भी जितने आपने करने कर लिए। अब वो हाइपोथेसिस से को जहन में रखते हुए आप डाटा कलेक्ट करते हैं। वो डाटा आपके पास आया, आपने उसका टेस्ट किया और हाइपोथेसिस को प्रूव किया। और कभी ऐसा भी होता है कि हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं होता, तो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हुई और आपने उसकी बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। ये होती है डिडक्टिव अप्रोच। अब इंडक्टिव रीजनिंग भी इन्वॉल्व है और डिडक्टिव रीजनिंग भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जब आप एक इंसान को कर रहे हैं अंडरस्टैंड, तो वहां पर आप इंडक्टिव रीजनिंग को भी यूज कर रहे हैं और डिडक्टिव रीजनिंग को भी यूज कर रहे हैं और ये एक साइकिल में चीजें हो रही हैं। सपोज आप एक पर्सन जो है, आपने ऑब्जर्व किया कि वो सबमिसिव है एक सिचुएशन में, एक या दो है। अब आप उस हवाले से आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ये पर्सन सबमिसिव क्यों है सिचुएशन में, इसका एटीट्यूड इस तरह का क्यों है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी क्यों है कि ये सबमिसिव है। अब आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, लिटरेचर है, आप उसको भी पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आपके क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिल रहा। अब आप अपने जहन में एक जो है क्वेश्चन बनाते हैं, रिसर्च क्वेश्चन, और उसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चनर भी बनाते हैं
और डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, इंटरव्यू है या कोई और आपने मेथड यूज किया है, ऑब्जर्वेशन यूज की है, उसके जरिए आप उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उस पर्सन के, जो भी आपने टेक्निक्स यूज की, जो भी मेथड आपने यूज की डाटा कलेक्शन के। अब आपने थ्योरी अपने जहन में प्रपोज की कि ये चीज इस तरीके से होती है, और अब उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप फील्ड में जाते हैं, आप काम करते हैं और आप उस पर्सन से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं कि वो सबमिसिव क्यों है। अब आपके पास वो जो डाटा आ रहा है, जो आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी किया, इंटरव्यू के थ्रू भी किया, आपने कोई क्वेश्चन डिजाइन किया, आपने उसके थ्रू भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने कोई नोट्स मेंटेन किए, फील्ड नोट्स मेंटेन किए, कोई डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए, तो डिफरेंट सोर्सेस से आपके पास जो डाटा आया, अब आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, और एनालाइज करने के बाद आप जो है वो उसकी बेसिस पर एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये पर्सन इस तरह का। अब इंडक्टिव अप्रोच नहीं होता है कि बात से बात निकलती है। अब आपने एक उसके सबमिसिव बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, जब आपने डाटा किया तो आपके पास मजीद चीजें आती गई और आप मजीद जो है क्वेश्चंस जनरेट करते गए चले गए और आप उसका आंसर फाइंड आउट करते चले गए। अब आपके पास जो डाटा आया है, अब आप चाहते हैं कि इसको आप जो है इसकी बेसिस पर आप मजीद उस पर्सन के हवाले से कोई हाइपोथेसिस भी जनरेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोई हाइपोथेसिस है, अज्यूम कर लिया कि ये इस तरह होता है। अब आपने वो जो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन थी, जो डाटा आपके पास था, जहां आपने इंडक्टिव अप्रोच को यूज किया और फिर वहां से आपने डाटा लिया और फिर उस डाटा को सामने रखकर आपने कोई हाइपोथेसिस जनरेट किया। अब आप उस हाइपोथेसिस की बेसिस पर आपने फर्दर डाटा लिया, वो डाटा आपके पास आया, फिर आपने उसकी टेस्टिंग की, कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर आपने यूज किया, मेथड यूज किए, उसको एनालाइज किया, उससे आपके पास एक फैक्ट सामने आया, एविडेंसेस आए कि ये पर्सन जो है वो सबमिसिव क्यों है, उसके आपको रीजन मिली। फिर उसके बेसिस पर आपने एक जो है वो स्टेटमेंट दी और एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। उसके बाद जो आपके पास चीजें आई, उसको फिर आपने यूटिलाइज किया, उसको फर्दर उस पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पर यही चीज होती है जो कैटेल ने भी कहा कि पर्सन जो है वो उसके हवाले से आप देखते हैं कि आप इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करते हैं, आपके पास डाटा आता है, उसको फिल्टर करते हैं, उसको चेक करते हैं, वो भी जो आपने ऑब्जर्वेशन भी की हुई है, उससे फिर फर्दर आपके पास जो फैक्ट्स आते हैं उन्हें मजीद जो है वो उनकी हाइपोथेसिस बनाने के बाद उससे रिलेटेड डाटा लेकर आप मजीद उसकी टेस्टिंग करते हैं। आपके पास फिर जो रिजल्ट आता है उसकी बेसिस पर आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, फिर आपके सामने नई चीजें आती हैं, फिर उन नई चीजों को लेकर आप दोबारा इंडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं और फिर आप मजीद उन चीजों को जो है वो उसके हवाले से अपने जो आपके ऑब्जर्वेशन है या जो आपके रिमार्क्स है, जो स्टेटमेंट है, जो कुछ भी आपने फाइंड आउट किया, आप उस हवाले से जो है वो डिस्क्राइब करते हैं और वो जो उसका सबमिसिव एटीट्यूड है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो ये एक साइक्लिंग चीज है, एक प्रोसेस है पूरा, और इस प्रोसेस के थ्रू आप एक पर्सन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डिफाइन, अब कैटल ने एक पर्सन को डिफरेंट वे में डिफाइन किया है। उन्होंने बाकायदा इस हवाले से फार्मूला भी बताया कि आप एक पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे तो किस तरह करेंगे। कैटल डिफाइन पर्सनैलिटी एज दैट व्हिच टेल्स what a person will do when placed in a particular situation. According to Cattell, अगर आप एक पर्सनालिटी को समझना चाहते हैं तो आप उस पर्सन को एक स्पेसिफिक सिचुएशन में प्लेस करके देखेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, उस रेफरेंस में देखेंगे और उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे। It is expressed in a simple formula. R is equal to F S into P. यानी जो उसका बिहेवियर आपके सामने आएगा वो किस चीज का प्रोडक्ट होगा, वो सिचुएशन और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो एक जॉइंट एक फंक्शनिंग होगी, उसको आप जो है वो बिहेवियर का नाम देंगे, उसके रिस्पॉन्स का नाम देंगे। यहाँ पर आर जो है that stands for the nature and magnitude of the person behavior response. अब एक पर्सन जो है किसी सिचुएशन में किसी भी टाइम पर एक उसका जो है वो स्पेसिफिक वे में वो बिहेव करता है और उसका एक रिस्पॉन्स आपके सामने आता है, तो वो क्या कहलाएगा, उसे आप आर कहेंगे, वो आर से डिनोट किया जाएगा। एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, एफ जो है वो फंक्शंस है। एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस, सिचुएशन इन विच द पर्सन इज प्लेस्ड। अब यहाँ पर एस है वो सिचुएशन है
कोई स्टिमुलस उसके सामने है, उससे पर्सन ने रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन को, उस स्टिमुलस को। P स्टैंड्स फॉर द नेचर ऑफ पर्सनालिटी, और यहाँ पर P जो है उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स है, अपनी पर्सनालिटी है, अपनी एक नेचर है, जिसको यूटिलाइज करते हुए वो किसी भी सिचुएशन को डील करेगा और जवाब देगा। अब बिहेवियर रिस्पॉन्स में R जो होगा वो किसी बिहेवियर की फॉर्म में भी, एक्शन की फॉर्म में भी आपके सामने आ सकता है। पर्सन कोई बात कह भी सकता है, बाज़ औक़ात वो कहता है, बाज़ औक़ात वो सोचता है, बाज़ औक़ात वो करता है। तो अब ये चीज आपके सामने कैसे आएगी कि एक पर्सन एक सिचुएशन में उसके सामने एक स्टिमुलस है, उसने उसको रिस्पॉन्ड किया। अब उसने क्यों रिस्पॉन्ड ऐसे किया है? क्योंकि उसके भी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस तरह की है। अब ये दोनों मिलकर फंक्शन को डिटरमिन करेंगे और उस फंक्शन की बेसिस पर आप कहेंगे कि ये पर्सन जो है ये इसका बिहेवियर है और ये इसकी पर्सनालिटी जो है वो आपके सामने आएगी। आप उसके उस बिहेवियर को, एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करेंगे। एक पर्सन सपोज एग्रेसिव है, चीखता चिल्लाता है, उसके ये बिहेवियर आपके सामने आता है कि वो एक सिचुएशन है वहां पर वो चीखता चिल्लाता है और आप उसको देख रहे हैं। अब आप उसको जब असेस करेंगे, उसके उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे कि ये एग्रेसिव है और ये क्यों है, किस वजह से है, तो आप देखेंगे कि उस वक्त वो किस सिचुएशन में था या उसके सामने कौन सा स्टिमुलस है जिसको उसने रिस्पॉन्ड किया है एग्रेसिवली, क्या चीज थी, वो क्या फैक्टर था, और उसके साथ उसकी अपनी नेचर क्या है, अपनी इसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब उसकी जो अपनी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसने वैसा उस स्टिमुलस की नेचर का भी एक रोल है, तो उसने उसको रिस्पॉन्ड किया और एक फंक्शन जो था वो सामने आया और जब आपने उसको देखा तो वो आपके सामने एक एग्रेसिव फॉर्म में उसका एक रिस्पॉन्स जो था वो बिहेवियर रिस्पॉन्स आपने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके एग्रेसिव बिहेवियर को कि एक पर्सन जो है उसको इस तरह की सिचुएशन का सामना था, ये एक प्रोवोकिंग सिचुएशन थी और इस पर्सन के चूंकि मिजाज में भी ये चीज थी, गुस्सा था, एग्रेशन था और उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें इम्पल्सिव है, रेस्टलेस है और एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, तो उसने उस सिचुएशन को उसी तरह रिस्पॉन्ड किया जिसकी वजह से उसका एक एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो हमारे सामने है। तो इस तरह आप एक पर्सन की पर्सनालिटी को उसको डिफाइन करते हैं, उसके बिहेवियर्स को, उसके एक्शंस को, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेल। फिर कैटेल ने ह्यूमन बीइंग को डिफाइन करते हुए नेचर एंड नर्चर पे भी बात की कि नेचर एंड नर्चर में क्या है, एक इनमें कोई कंपटीशन है या इसके दरमियान जो है दोनों को लेकर बात की या अलग अलग बात की। अ नंबर ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली स्पेशली इंटेलिजेंस आर कंट्रोल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय द जीन्स। अब ये कहते हैं कि जो इंसान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं खास तौर पर इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस में बहुत काम किया है इसलिए बार बार उस जो है वो कंस्ट्रक्ट को यूज करते हैं, लेकिन ये वैसे बात करते हैं ओवरऑल ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी, कि वो जो होती हैं वो जीन्स के जरिए कंट्रोल होती है। यानी अगर एक पर्सन इंटेलिजेंट है तो वो इसलिए है कि वो उसने इनहेरिट की हुई है, जेनेटिकली उसके अंदर ये चीज ट्रांसफर हुई है, जहानत उसकी है। इसी तरह एक पर्सन उसके अंदर विजडम है तो वो भी विजडम उसकी इनहेरिट उसने की हुई है, उसकी जीन्स में है वो चीज है। इसी तरह अगर एक पर्सन जो है वो हम्बल है तो वो चूंकि जेनेटिकली वो है तो इसलिए वो हम्बल है। अगर इसी तरह एक पर्सन जो है वो एग्रेसिव है तो उसकी जीन्स में ये चीजें, जीन्स के जरिए चीजें कंट्रोल हो रही है, तो उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं खासतौर पे इंटेलिजेंस वो जीन्स के जरिए कंट्रोल होती हैं और जेनेटिकली ये चीजें जो है वो ट्रांसफर होती हैं, इंसान जो इनहेरिट करता है अपनी कैरेक्टरिस्टिक, ये नेचर कहती है। और अगर हम नर्चर की बात करें तो वहां पर एनवायरमेंटल एक जो है वो उसका हम रोल देखते हैं कि जिस एनवायरमेंट में एक पर्सन रहता है वहां पर उसे किस तरह ट्रीट किया जाता है, उसके एक्सपीरियंसेस किस तरह के हैं, वो सिचुएशन किस तरह की है, वो डिटरमिन करती हैं उसके बिहेवियर को, उसकी पर्सनालिटी को शेप करती है। इन दोनों के दरमियान जो है एक अरसे से ये जो है डिबेट हो रही है कि नेचर को हम ज्यादा अहमियत दें या हम नर्चर को ज्यादा अहमियत दें, कि नर्चर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एक पर्सन को बनाने में, उसकी शख्सियत को बनाने में, या नेचर का रोल है। कुछ लोगों ने टोटली नेचर को जो है वो कहा कि ये नेचर रिस्पॉन्सिबल
फॉर ह्यूमन पर्सनालिटी। और कुछ लोगों ने कहा कि जी नर्चर जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि जो एक पर्सन की पर्सनालिटी को शेप करते हैं। और कुछ थ्योरिस्ट ऐसे भी हैं जो दोनों की बात करते हैं कि दोनों का एक रोल है। आप ना नेचर को कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, ना ही नर्चर को आप कह सकते हैं, बल्कि दोनों चीजें हैं। कुछ चीजें इंसान इनहेरिट करता है और कुछ चीजें एनवायरमेंट में उससे वो सीखता है, एनवायरमेंट से वो लेता है, एक्सपीरियंस करता है और उसकी हैबिट्स, उसके पैटर्न, उसके लाइफ स्टाइल जो है वो शेप होते हैं, डेवलप होते हैं। लेकिन यहाँ पर रेमन कैटेल जो है वो ज्यादा अहमियत देते हैं नेचर, और वो यही कहते हैं कि जो ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी उसकी पर्सनालिटी जो शेप हो रही है या उसकी जो भी आपके सामने एटीट्यूड आ रहा है, बेसिकली उसमें बहुत हद तक मैक्सिमम उसमें जो रोल होता है वो जीन्स का होता है। पर्सन इज अ लार्ज पार्ट शेप बाय जेनेटिक इन्फ्लुएंस, और ज्यादातर जो उसकी पर्सनालिटी शेप हुई है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने आएंगी, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो जेनेटिक इन्फ्लुएंस का है। उसने वो चीजें इनहेरिट की हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी जीन्स भी शामिल है, और वो जो है वो पर्सन बिहेव उस तरह करता है। क्यों? क्योंकि उनके उसके अंदर ये चीजें जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अंदर मौजूद है। ये और बात है कि वो वक्त के साथ जो है उसका एक्सप्रेशन जो है आपको नजर आता है। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जो एक अरसे के बाद आपके सामने जो है वो आती हैं, उनका फुल एक्सप्रेशन बहुत देर से होता है, कुछ का जल्दी हो जाता है, और कुछ चीजें हमें वक्त के साथ जो है वो डेवलप होती हुई नजर आती है। लेकिन बाहर जो भी है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो है वो इंसान की पर्सनालिटी पर इसका जो है बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और अगर आप एक इंसान को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी देखना होगा कि उसके अंदर कितनी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस हद तक जो है वो इससे जो है वो जेनेटिकली उसके अंदर ट्रांसफर हुई है। अब है इकोनैटिक मॉडल, अ फ्रेमवर्क दैट इंटीग्रेट्स एनवायरमेंटल सिचुएशन with characteristics of the person, including personality components in attempts to understand the person. अब हमने नेचर और नर्चर की बात की, तो वहां हमने ये डिस्कस किया कि कैटेल जो थे वो जेनेटिक इन्फ्लुएंस की बहुत बात करते थे और उसको कहते थे कि ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने नर्चर की बिल्कुल बात नहीं की या ये इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते थे। हमने जो इनका पर्सनालिटी डेफिनेशन से रिलेटेड जो फार्मूला भी हमने पढ़ा, उसको देखा समझा, तो वहां भी उन्होंने स्टिमुलस सिचुएशन की बात की हुई है। तो वो बेसिकली इन्वायरमेंट की ही बात करते हैं। तो उन्होंने कुछ हद तक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी, सिचुएशन को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि एक पर्सन को उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करने में या एक पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पे इकोनॉमिक मॉडल की जो बात की, इन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया, और इस फ्रेमवर्क में के तहत जो है जब आप एक पर्सन को अंडरस्टैंड करते हैं तो वहां आप इन्वायरमेंटल सिचुएशन को भी देखते हैं कि किस एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, वहां पर्सन एक खास तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो इन्वायरमेंट किस तरह का है, वो सिचुएशन किस तरह की है कि एक किस तरह के स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि जहां पर जो है वो एक पर्सन एक खास तरीके से बिहेव करने में मजबूर हो गया। तो उसको इंटीग्रेट इन्होंने किया कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, जो जेनेटिकल जो इन्फ्लुएंस इनके अंदर है या जो इनहेरिट की हुई है कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्सन ने, उसकी शख्सियत का हिस्सा है, तो वो उनको लेकर सिचुएशन के साथ इंटीग्रेट करके इन्होंने बताने की कोशिश की कि एक पर्सन को आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। यानी अगर एक पर्सन जो है वो किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, किसी एनवायरमेंट में सबमिसिव है, तो आप ये देखेंगे कि उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या चीज उसने इनहेरिट की हुई है, क्या ये उसके जीन्स में है, कि उसकी शख्सियत का हिस्सा ही, फितरत का हिस्सा है सबमिसिवनेस। आप उसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे और उसके साथ आप उस एनवायरनमेंट को भी देखेंगे, उस सिचुएशन को भी देखेंगे जहां पर वो पर्सन जो है वो सबमिसिव है, और दोनों को इंटीग्रेट करके फिर आप उसके सबमिसिव बिहेवियर के बारे में कोई कुछ प्रिडिक्ट करेंगे या कोई जजमेंट देंगे, कोई स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इस तरह आप एक पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है कि टोटल इन्वायरमेंट को उन्होंने इग्नोर नहीं किया, इन्होंने उसको भी इंपॉर्टेंस दी। हालांकि ये ज्यादा इन्होंने जो इनका एम्फसाइज इन्होंने किया है वो नेचर पर किया है, जीन्स पर किया है, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ जो है वो इम्पोर्टेंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी दी है। फिर इसके बाद इन्होंने फैक्टर एनालिसिस को भी जो है वो बताया, इंट्रोड्यूस करवाया एक पर्सन को अंडरस्टैंड करने के हवाले से।
Factor analysis, a statistical procedure for determining the number and nature of factors underlying large number of measures. अब ये एक statistical procedure है. आपको इस फैक्टर एनालिसिस के जरिए आप जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं ऐसे कि जिनके थ्रू आप एक पर्सन की नेचर को समझ सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब जैसे आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स एक पर्सनालिटी को जब आप देखते हैं तो आपके सामने आते हैं, उनकी नेचर भी डिफरेंट होती है, उनकी जो है नंबर्स भी डिफरेंट हैं, क्वांटिटी भी ज्यादा हो सकती है जब आप उसको देखते हैं, मेजर करते हैं. तो उस फैक्टर एनालिसिस के जरिए आप उन चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं और एक सेपरेट डायमेंशन के तौर पे देख सकते हैं, एक सेपरेट फैक्टर के तौर पे देख सकते हैं, ताकि आप जो है पर्सन को बहुत जो है एक ऑर्गेनाइज वे में जो है अंडरस्टैंड कर सकें. इस पर्पस के लिए फैक्टर एनालिसिस होता है. फैक्टर एनालिसिस इज एबल टू रिड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स टू अ सिंपलर फॉर्म. अब यहाँ पर आपके पास डाटा बहुत आ रहा है, तो अब आप उसको एक बिखरी हुई चीज है तो आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके साइज को रिड्यूस करते हैं और आपको एक चीज जो है वो एक इंफॉर्मेशन जो है सिंपल फॉर्म में आपको मिल रही. थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है और वो आपको आसान करके प्रेजेंट की जा रही है और ये फैक्टर एनालिसिस के जरिए पॉसिबल होता है. स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के थ्रू आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो कॉम्प्लिकेटेड भी है, डिफिकल्ट भी है, आप उस डाटा को रिड्यूस करके उसको अंडरस्टैंड करके आप उसे ग्रुप करके देख सकते हैं, उसको समराइज करके सिंपल वे में देख सकते हैं, ताकि आपको एक पर्सनालिटी के हवाले से बड़ी एक क्लियर जो है वो पिक्चर मिल जाए. फैक्टर refers to a hypothetical construct that is applied to a data cluster and suggest what is measuring. अब वो फैक्टर क्या होता है कि बेसिकली ये एक कंस्ट्रक्ट है, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है और इसको आप कब करते हैं जब आपके पास एक क्लस्टर ऑफ डाटा मौजूद है और आपके पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं और उसमें फिर आपको ये फैक्टर जो है वो बताता है कि ये चीज आपने मेजर की है, ये स्पेसिफिक चीज आपने मेजर की है और ये आपने उसको सेपरेट किया, स्पेक्टर को देखा है, अंडरस्टैंड किया है और वो एक सेपरेट एक डायमेंशन के तौर पर आपके सामने आया है और उसकी बेसिस पर आप जो है वो कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो ये जो क्लस्टर होता है, डाटा बहुत ज्यादा मौजूद है, वहां पर ये फैक्टर जो है वो उनको देखा जाता है कि हाँ ये इसमें एक पार्ट ये है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है. तो ये चीज आपको बड़ी हेल्प करती है. एनालिसिस रेफर टू द प्रोसीजर यूज्ड टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स. अब वो जो फैक्टर है जो एक सेपरेट कोई डायमेंशन है, एक सेपरेट कोई ग्रुप है या आपने उसको एक टाइटल दिया हुआ है और उसके जरिए आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन जो इसमें ये चीज मौजूद है, खास चीज मौजूद है और आपने जो उसको मेजर किया है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसीजर यूज होता है उसको एनालिसिस कहते हैं. इसलिए इसको फैक्टर एनालिसिस पूरा जो प्रोसेस होता है उसको फैक्टर एनालिसिस का नाम दिया गया है कि एनालिसिस में आप प्रोसीजर यूज करेंगे, फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे और फैक्टर क्या होता है वो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है जिसको आप एक डाटा क्लस्टर पर आप उसको अप्लाई करते हैं और उसको मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. फिर इसमें आ जाते हैं प्राइमरी फैक्टर. प्राइमरी फैक्टर्स आर रिलेटिवली प्योर एंड नैरो इन स्कोप. यानी जो प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं वो प्योर होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं. वो मेन जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो आप किसी पर्सनालिटी के हवाले से फाइंड आउट करते हैं. फिर कुछ सेकेंडरी फैक्टर होते हैं. इनकम्पास सेवरल प्राइमरी फैक्टर्स एंड आर कॉल्ड सुपर फैक्टर्स और सेकंड ऑर्डर फैक्टर. अब ये जो है वो सुपर फैक्टर या सेकंड ऑर्डर फैक्टर कहलाते हैं क्योंकि इसमें कुछ प्राइमरी फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं जो है वो ये डिपेंड कर रहे होते हैं और इसमें कुछ प्राइमरी फैक्टर को इन्वॉल्व करने के बाद आप इस सेकेंडरी फैक्टर के हवाले से बात करते हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं. जबकि प्राइमरी फैक्टर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और प्योर होते हैं.